वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। रीबर्थ, ट्रांसफिग्रेशन, रीइंकार्नेशन, सिस्टम, पावरफुल मेन कैरेक्टर, उससे भी पावरफुल उसका भाई मेन कैरेक्टर, सबका बाप का भी बाप इनविंसिबल विलेन मेन कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे पता है कि हाँ यही वो बंदा है जो कि यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आया है। काफ़ी सारे हायर अप भी होते हैं जो कि ये जानते हैं कि हाँ मेन कैरेक्टर बंदा जो कि है वो रीबर्थ कर सकता है। उन्हें ये भी पता होता है कि डीमन किंग को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ऐसा बंदा जो कि लिटरल फ्यूचर को देख सकता है कि आगे क्या हो सकता है। तो होता ये है कि इसमें एक बंदा है जिसके पास सिस्टम होता है जिसका यूज करके वो कुछ भी कर सकता है। एक बहुत ही पावरफुल विलेन कैरेक्टर होता है जिससे कि कोई भी मार नहीं सकता है। मेरा मतलब है कि मारना तो छोड़ो यार, उसे कोई छू भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ अगर वो सर्टेन कंडीशन को मीट कर जाता है तो उसका भी पकौड़ा बनाया जा सकता है। एक ऐसा बंदा जो कि दूसरी दुनिया से नोबेल में ट्रांसमिग्रेट होकर आया है, मतलब कि उस प्लॉट के बारे में सब कुछ पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ विलेन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो तो सिस्टम को भी, चलो छोड़ो उसे वहीं पर छोड़ते हैं। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका असली मेन कैरेक्टर कौन है, विलेन है कि फर्स्ट मेल कैरेक्टर है या उसका भाई। ये वीडियो को पूरा देख के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब स्टोरी की स्टार्टिंग एक बैकग्राउंड आवाज़ से होती है जो बताता है कि काफ़ी साल पहले जब एपोक्लिप्स आया था तब एक मैजिकल टावर भी इमर्ज हो गया था, जिससे कि मैनकाइंड सुपर पावर को अवेकन करके फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे उन मॉन्स्टर से जो मॉन्स्टर उस मैजिक टावर में से बाहर आया करता था। जनरेशन टू जनरेशन पास होते चला गया, लेकिन मैनकाइंड को अभी भी यकीन है कि एक दिन हमारे ही जीत होगा। फाइनली एक हीरो इमर्ज हुआ जिसका कि ग्रेट टैलेंट के साथ में और उसका इनकम्पेरेबल विजडम और लक के साथ में वो टावर के हाईएस्ट फ्लोर में पहुंच गया है। वो मैनकाइंड का सबसे पावरफुल पर्सन है जिसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि वही इस डार्क एज को ख़त्म करेगा, और उसका नाम लिन शाओ होता है। और इसी के साथ लिन शाओ के टीम को दिखाते हैं और उसी लिन शाओ के पास में सिस्टम होता है। वो लोग टावर के सबसे टॉप फ्लोर में पहुंच गए होते हैं, जहां पर लिन शाओ सोच रहा होता है कि ये ऑलरेडी मेरा तीसरी बार है कि मैं रिग्रेशन करके यहाँ पर आया हूँ। इस बार मैंने अपना सभी एट्रीब्यूट को और अपना सभी स्किल को मैंने पूरा परफेक्शन लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है। मेरे पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन और टूल है। इस सिस्टम को प्रॉम्प्ट के अनुसार मैं टावर के लास्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिस्टम के पिछले कुछ सालों के गाइडेंस के द्वारा ही इतना दूर आ पाया हूँ। दुख की बात यह है कि मैं अभी तक ऊपर वाले फ्लोर के मॉन्स्टर को देख नहीं पाया हूँ और सिस्टम के पास भी उस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पर लिन शाओ को सिस्टम पैनल को देखते देखकर उसके टीममेट कहते हैं कि लगता है कि लीडर फिर से किसी लड़की के बारे में सोचने लगा होगा। उनकी बातें सुनकर लिन शाओ कहने लगा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि डीमन किंग को हराने के बाद हम लोग क्या करेंगे। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं जितनी बार भी सिस्टम को देखने लगता हूँ वो लोग मुझे हमेशा गलत समझ लेते हैं, इसलिए मुझे फालतू एक्सक्यूज बनाना पड़ता है। ये सोचकर वो लोग फाइनली टावर के सबसे हाईएस्ट फ्लोर में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एंटर करके वो लोग उस जगह को देखकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि यहाँ पर एक भी गार्ड हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि आखिर फाइनल बॉस कैसा होगा। ये तो पहले वाला सभी डार्क और ग्लूमी स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और लग्जरियस महल है। अपने टीममेट की बातें सुनकर लिन शाओ कहता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा खूबसूरती और सेफ नज़र आ रहा है हमें उतने ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा थर्ड रिग्रेशन के बाद ये पहली बार है कि मैं टॉप फ्लोर में पहुंचा हूं। इस फ्लोर का इन्फॉर्मेशन अभी तक अननोन है। वहीं पर उसके सभी टीममेट जीत से पहले ही जीत की खुशी मनाते हुए अपने लीडर का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप ही जीतेंगे, आपके रहते हुए हम लोग कभी हार ही नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ में उनकी टीम की एक लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे होते हुए हम लोग जरूर जीतेंगे। लिन शाओ कहता है वेल चलो हम लोग अपना बेस्ट देंगे। अपने बात को पूरा करने से पहले ही वो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि अपने सारे टीममेट के सर को धड़ से अलग होते हुए देखता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जल्दी से अपना शॉट निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग उसके पीछे में खड़ा होकर उसे हेलो कहता है। सिर्फ उसका हेलो वर्ड सुनकर लिन शाओ का रूह कांप हो जाता है और वो जल्दी से अटैक करते हुए पूछता कौन है वहाँ पर। अटैक करते हुए वो सोचते कि एक मॉन्स्टर, मैंने उसे अप्रोच करते हुए नोटिस क्यों नहीं किया। वहीं पर डीमन किंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम्हारा शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा नाजुक है। दूसरी तरफ में अपने सबसे पावरफुल शॉट को टूटता देखकर तो लिन शाओ को बिल्कुल भी यकीन होता ही नहीं है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन में से एक होता है जिससे कि वो सिर्फ एक ही उंगली से, यानी कि डीमन किंग सिर्फ एक ही उंगली से तोड़ दिया था। जो देखकर लिन शाओ को बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है कि ये कैसे हो गया। लिन शाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग उसके पीछे जाकर पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, तुम्हारा डीमन तो तुम्हारे पीछे है। ये बोलकर वो उसका कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है और वो इतना जोर से अटैक किया होता है
जिससे वो दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे उसका हालत वो अधमरा हो जाता है। और वो बहुत मुश्किलों से उससे पूछता है कि क्या तुम डीमन किंग हो? इम्पॉसिबल, आखिर एक मॉन्स्टर के पास में इंसानी रूप कैसे हो सकता है? डीमन किंग कहता है क्योंकि मैं इंसानों का डर की एम्बॉडीमेंट हूँ, मेरा जन्म इंसानों का डर से हुआ है, तो नेचुरली मेरे पास इंसानी फॉर्म है। उसकी सभी बातें सुनकर वो जल्दी से अपना आई ऑफ ट्रुथ नाम के स्किल का यूज करके डीमन किंग का स्टेटस देखने लगता है। और जो वो देखता है वो देखकर तो उसके फटके चार हो जाती है, क्योंकि अपने फुल पावर से अटैक करने के बावजूद भी उसका HP 0.000000001% भी नहीं गिरा होता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके HP में ब्लड लॉक लगा होता है जो कि परमानेंट होता है और वो अनकंडीशनल भी होता है। और उसका पावर लेवल के बगल में इन्फिनिटी का साइन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पास में अनलिमिटेड पावर है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। और वही होता है जो देखकर उसके फटके चार हो जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे वार्निंग देने लगा होता है कि होस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गया है, ओपोनेंट का पावर बहुत ही ज़्यादा है और तुम्हारा जीतने का चांस 0.000000001% है। भागने का बेस्ट रूट कैलकुलेट किया जा रहा है। वो सुनकर लिन शाओ सोचते हैं कि ये पहली बार है कि सिस्टम ने मुझे ऐसा वार्निंग दिया है, इसका मतलब है कि मेरे पास जीतने का कोई चांस है ही नहीं। ये सब सोचकर उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा होता है, लेकिन वो अभी भी खुद को किसी तरह से शांत कर रहा होता है। तभी उसके साथ वो होता है जिसका उम्मीद उसने कभी भी अपने सपने में भी नहीं किया था, और वो ये होता है कि डीमन किंग उसका सिस्टम को ही पकड़कर तोड़ देता है। जो देखकर तो अब मैं क्या बोली, काफ़ी ज़्यादा वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कुछ कर तो पा नहीं रहा होता है। वहीं पर डीमन किंग उसका सिस्टम को तबाह करके उससे कहता है तो लगता है कि यहाँ पर कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं जिससे कि सिर्फ तुम ही देख सकते हो। क्या यही वो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें गाइड कर रहा था? तो अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें कैसे वो सब पियरलेस चीज़ें, वेपन और टूल मिल गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिर ये है क्या, लेकिन अब वो नहीं रहा। वहीं पर लिन शाओ अपने आप को शॉक में से बाहर निकालते हुए हकलाते हुए उससे पूछते तुम क्या तुम मेरा सिस्टम? डीमन किंग उसका बात को पूरा करने से पहले उससे कहता है हाँ मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे तोड़ नहीं सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं इनविंसिबल जो हूँ। ये बोलकर वो अपना उंगली उसके सर की तरफ बढ़ाने लगता है। वो देखकर लिन शाओ अब अपना हार मान लिया होता है और हार मानकर सोचते कि उसे रजिस्ट करने का मेरे पास बिल्कुल भी ताकत अब बचा ही नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस पर मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अभी तक मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला डीमन किंग को हराने के लिए। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं इस बार मारा भी जाता हूँ तो क्या हो गया? दूसरी बार जब मैं फिर से रिग्रेस करके यहाँ पर आऊँगा तब मुझे बस थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैनकाइंड के पास अभी भी होप है। वो अगली बार कर ही रहा होता है कि तभी वो ये नोटिस करता है कि डीमन किंग उसे मार नहीं रहा है, बल्कि वो तो उसे हील कर रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो उसे हील क्यों कर रहा है। और वो उससे पूछ लेता है कि तुमने मुझे हील क्यों कर दिया? डीमन किंग उससे पूछता है कि तुम एक रिग्रेसर हो ना? ये सुनकर तो अब वो शौक हैरानी तो छोड़ो, वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि तुम्हारा लोअर फ्लोर के मॉन्स्टर का फेमिलियरिटी और उनका वीकनेस और स्किल को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे पास फ्यूचर देखने का पावर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो एबिलिटी होता तो मुझे देखने के बाद तुम सरप्राइज होते ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुम एक रिग्रेसर हो ना? तुम यहाँ पर 2 बार पहले भी आ चुके हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो तुम टाइम में पीछे चले जाओगे और तुम फिर से ये सब शुरू कर दोगे। तुम ये सब तब तक करते रह सकते हो जब तक तुम मुझे मार ना दो। तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही जगह पे हथौड़ा मारा है। तुम तो सच में फ्रैंटिक हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने दूंगा ही नहीं। तुम्हारा आर्मर सच में दुनिया का सबसे बेस्ट है, जिससे कि मेरे अलावा और कोई तोड़ ही नहीं सकता है। एक 3 टाइम रिग्रेसर से बिल्कुल यही उम्मीद था। तुम्हारे पास तो सच में दुनिया का सबसे काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है। इतना बोलकर वो उसे उसी का आर्मर में कैद करते हुए कहता है कि मेरा हीलिंग स्किल तुम्हें हमेशा के लिए हील करते रहेगा, जिससे तुम कभी भी मरोगे ही नहीं। तुम्हारा आर्मर ही तुम्हारा प्रिजन बन के रहेगा, जो कि तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रख देगा। तुम हमेशा के लिए इसमें फंस के रह जाओगे, ना ही तुम जिंदा रहोगे और ना ही तुम मुर्दा रहोगे। अपने उस आउटकम से वो सिर्फ चिल्लाते ही रह जाते कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। उसे ठिकाने लगाने के बाद में डीमन किंग अपने थ्रोन पर बैठते हुए कहता है कि वेल जनरली बोला जाए तो प्रोटैगनिस्ट के पास में उसका प्रोटैगनिस्ट हेलो होता है, जो कि उसे हर हाल में किसी न किसी कीमत पर बचा ही लेता है। हालांकि सभी लोगों को एक बार जरूर लगता है कि वही इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, इसलिए हमें पता कैसे चलेगा कि असली प्रोटैगनिस्ट कौन है? इस सवाल का जवाब प्रोफेसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इसका जवाब हिस्टोरियन जरूर दे सकते हैं, और वो यही कि फाइनल विनर ही प्रोटैगनिस्ट होता है। और अगर तुम ये पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों,
तो इसका जवाब ये है क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस हूँ और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। अब इसके बाद अगले समय ह्यूमन सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर लिन शाओ के टीम के फॉल के बारे में सबको पता चल गया होता है और वही न्यूज़ के रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से रोते रोते सबको बता रहा होता है कि वो लोग फाइनल फ्लोर पर मारे गए हैं, जिससे सिर्फ एक कदम की दूरी पर वो लोग मारे गए हैं। दुख भरा न्यूज़ बताकर वो सभी लोगों को होप ना खोने के लिए बोलकर कहता है कि अवेकनर एसोसिएशन के पास एक और प्लान है। वहीं पर रास्ते में चिंगफेंग नाम के बंदे को दिखाते हैं जिसके साथ उसकी सबसे बड़ी बहुत ही बड़ी फ़ैन होती है और वो लोग इस रैंक के डंजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डंजन एक तरह का पोर्टल होता है जो कि ह्यूमन सिटी को टावर से कनेक्ट करता है, जो कि सिटी में कहीं पर भी अपीयर हो सकता है और उसमें से काफ़ी सारे डेमोनिक क्रिएचर निकलकर सिटी में हाहाकार मचाने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर अवेकनर के मेंबर उन डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और उनका अधिकतर टाइम डंजन को क्लियर करके सिटी को सेफ बनाने में ही बीतता है। वहीं पर चिंगफेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों उस वाले इस रैंक वाले डंजन में एंटर कर जाते हैं। वो लोग इस डंजन में इसलिए आए होते हैं क्योंकि इस डंजन का मोस्टर ब्लड आउल नाम का रूल टाइप का आइटम को ड्रॉप करेगा। ब्लड आउल जो कि एक रूल टाइप का आर्टिफैक्ट होता है, उसका रूल ये होता है कि उसका हर एक अटैक एटलीस्ट 1 पॉइंट को डैमेज जरूर करेगा। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर उसकी एडमायरर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए कह रही होती है कि तुम तो सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस हो और अगर तुम कुछ साल और ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हो तो जरूर लिन शाओ को भी तुम पीछे छोड़ दोगे। तुम मेरे आइडल हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें वही वाला मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है जिससे कि वो लोग मारने के लिए आए होते हैं। लेकिन वो लोग ये देखकर थोड़े से हैरान रह जाते हैं कि कोई ऑलरेडी पहले ही उस मॉन्स्टर को मारकर उस रूल बेस्ड ब्लड आउल आइटम को हासिल कर लिया होता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही डीमन किंग होता है। जिसे देखकर किनफेंग उससे धमकाते हुए कहता है कि चुपचाप मुझे वो ब्लड आउल दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसके साथ किंग उससे कहता है कि तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो लेकिन फिर भी मुझसे मांग क्यों रहे हो। किनफेंग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा होता है कि हम ये पूरे इंसानी रेस के लिए कर रहे हैं, मैं भाई किनफेंग हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में ज़रूर सुने होगे। उतना पावरफुल आइटम सिर्फ मेरे हाथों में ज़्यादा यूजफुल होगा। ये सभी मैं डीमन किंग को हराने के लिए कर रहा हूँ, जस्टिस के लिए कर रहा हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर डीमन किंग उस ब्लड आउल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसे नोटिस करके किनफेंग जल्दी से अपना एब्सोल्यूट डिफेंस रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। उस रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का रूल ये होता है कि वो 2 मीटर के अंदर में वो एक अनब्रेकेबल शील्ड को बना देगा जो कि किसी भी लेवल के अटैक से बचा सकता है। वहीं पर उसका मैजिक को फील करके किनफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोच रहे होते कि आखिर उसका मैजिक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कहीं इसका मतलब वो तो इतना सोचकर वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पर वो सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा सा शॉक रह जाता है क्योंकि डीमन किंग उसके एडमायरर यानी कि ली तियान का गला पकड़कर उसे उठा दिया होता है और उससे कहा था तो तुम ही बाई किनफेंग हो, हीरो लिन शाओ का रूमर सक्सेसर। चलो एक डील करते हैं, अगर तुम अपने उस डिफेंस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं तुम्हारे इस लिटिल एडमायरर को जाने दूंगा। मैं हमेशा अपने बात को पूरा करता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो मैं। उसकी बात को पूरा करने से पहले ही किनफेंग अपने एडमायरर यानी कि ली तियान से कहता है कि तियान ये सब तुम इंसानियत की खातिर कर रही हो, मैं तुम्हारे ऑनर में एक मेमोरियल बनाऊंगा। ये बोलकर वो उस डिफेंस क्रिस्टल को एक ड्रेस का जैसा पहनकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर जाता है और कहता है कि लगता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग इंसानों के प्रति अभी भी काफ़ी कम है। तभी किनफेंग उसे फालतू के भाषण देने लगा होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो हमेशा अकेले होता है, इसलिए हीरो के साइड में रहने पर सेक्रीफाई होना तो लाजमी है और तुम डीमन किंग, तुम ही सिर्फ मिसफॉर्चून का सोर्स हो। डीमन किंग तियान को नीचे रखते हुए कहता है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं सोचते हैं। तभी तियान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उससे कहती है कि अगर तुम इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें कई सालों से फॉलो करते आ रही हूँ। इतना बोलकर वो अपने मन में कहते लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। इतना सोचकर वो रोते हुए चिल्लाने लगी होती कि मेरे बारे में चिंता मत करो और जल्दी से भाग जाओ, अपने क्रिस्टल क्यूब को यूज करके यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर किनफेंग अपने हीरोगिरी दिखाते हुए कहता है कि मैं हेवन के द्वारा ब्लेस्ड किया हुआ हीरो हूँ, इंसानियत का नया होप हूँ, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ। उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा फालतू भाषण देकर उस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही डीमन किंग उस पर अटैक कर देता है जिससे कब वो हार जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। डीमन किंग एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाकर उसे उसके अंदर डाल देता है और जिसे गिरता देखकर डीमन किंग कहता है कि नीदर बेल्ट का पानी पीते रहना, जस्टिस का हीरो होने के कारण तुम्हें तो मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ना। वहीं पर किनफेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो नीचे गिरते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, डीमन किंग मुझे बख्श दो, मैं सेक्रीफाई नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को। उसका चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। उससे मरता देखकर तियान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहने लगी होती है कि वो मारा गया, इसका मतलब अब मैं भी मरने वाली हूँ।
ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए डीमन किंग की तरफ देखती है, जहाँ पर वो उससे जाता देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और पूछती है क्या तुम मुझे नहीं मारने वाले हो। डीमन किंग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जब तक वो क्रिस्टल क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देगा तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि वो जिंदा नहीं जा सकता है। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, लेकिन हाँ अगर हम लोग अगली बार फिर से मिलते हैं तो मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो देखकर थियान को यकीन बिल्कुल भी होता ही नहीं है। दूसरी तरफ में डीमन किंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो सिटी में इंसानी कपड़ा पहनकर एंटर कर जाता है। अब इसके बाद अगले समय अवेकनर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर डीमन किंग चला गया होता है। उससे देखकर रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या आप अवेकनर एसोसिएशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। तभी एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट आकर उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम पाकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके बारे में पूछने लगती है। डीमन किंग अपना नाम बाई किनफेंग बताकर कहता है कि मैं हिडन जीनियस हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में जरूर सुने होंगे। मैं इंसानों का एसोसिएशन ऑफ अवेकनर को ज्वाइन करने में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद अवेकनर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के साथ एल्डर हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग चल रहा होता है, जहाँ पर एक एल्डर कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर हैं लेकिन एक मिसिंग है। दूसरा एल्डर कहते हैं कि शॉकिंगली एल्डर लिन शाओ के पास में, जिसके पास टाइम में पीछे जाने का पावर था, वो टावर को कॉन्क्यूर करने में फेल हो गया। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि जब तक डीमन किंग टावर के अंदर में रहेगा तब तक वो टावर का अनकंडीशनल ब्लड लॉक और इनफाइनाइट मैजिक पावर को एंजॉय करते रहेगा और हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इसी तरह से मरते रहेंगे। इसलिए अब हम लोगों का प्लान को चेंज करने का वक्त आ गया है। मैंने पहले ही सभी लोगों को नोटिफाई कर दिया है कि अब मैजिक टावर को चैलेंज करना फॉरबिडन बन गया है। सभी लोग उस आइटम को ढूंढ रहे हैं जिसका यूज करके मैजिक टावर को सील किया जा सकता है। जब तक सभी का सभी मॉन्स्टर या फिर डीमन किंग टावर में ही सील्ड हो जाएगा तब तक हमारा शहर पहले जैसा सेफ हो जाएगा। तभी एक दूसरी एल्डर कहते हैं कि मैंने पहले ही एक दूसरे गोड्स फेवरेट को दूसरे डायमेंशन से समन कर लिया हूँ और मैं उसे टाइम ट्रेवलर फ्रॉम अर्थ कहती हूँ। ऑफकोर्स ये मैटर बाहरी दुनिया से सीक्रेट रखा गया है, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता कि उसे यहाँ पर मैंने अपनी दुनिया को बचाने के लिए समन किया है। और वैसे भी दूसरी दुनिया को बचाना ही हमेशा से टाइम ट्रेवल का मिशन रहा है ना। अब उसका सोल लिन शाओ के छोटे भाई लिन फेंग के बॉडी में है। ऐसा सुनने को आ रहा है कि जब से वो टाइम ट्रेवलर बना है तब से उसका सोचने का स्टाइल बदल गया है। वो अपने टीम को सीलिंग आइटम ढूंढने के लिए लेकर जा रहा है। तभी एक फ्यूचर देखने वाला बुढ़ा एल्डर कहता है कि लास्ट मंथ को मैंने लिन फेंग को देखकर एक डिविनेशन किया था। डिविनेशन सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि लिन फेंग जल्दी ही उस आइटम को ढूंढ लेगा, जिससे जल्दी ही मैजिक टावर को सील कर दिया जाएगा। और अब इसी के साथ उनका वो वाला मीटिंग खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेट एल्डर अपना दारू पीते पीते जा रहा होता है, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे पूछ रही होती है कि क्या लिन फेंग सच में टावर को सील करने वाला आइटम को ढूंढ लेगा। अगर ऐसी बात हो तो सब कुछ तो पहले जैसा सेफ हो जाएगा ना। तभी वो बुढ़ा उससे कहता है कि लिटिल मिस, क्या तुम इसके बारे में सोची हो कि अगर टावर को सील कर दिया जाता है और अगर उस वक्त में डीमन किंग उसमें नहीं रहा तो उसे सील करना यूजलेस हो जाएगा। वो थोड़ी सी घबराते हुए कहते हैं ये तो सेंस बना रहा है, इसलिए हमें करना क्या चाहिए। तभी वो उसे प्लेफुली स्पेंग करके वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आखिर डीमन किंग कैसे टावर से बाहर निकल सकता है। और अगर वो बाहर निकल भी जाता है तो बिना टावर का प्रोटेक्शन के उसका पावर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, जिससे उसे हराना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बार अगर उसका आइडेंटिटी डिस्कवर हो जाता है तो ज़रूर उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। इसी तरह से फंस के वो हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर वो टावर में रहता है तो वो हमेशा के लिए वहाँ पर फंसा रहेगा और बाहर आता है तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब लिन फेंग उस सीलिंग आइटम को ढूंढ लेता है तो जीत हमारा तय समझो। यही सब बोलते बोलते वो अपने रूम में एंटर कर जाता है, जहाँ पर पहले से डीमन किंग मौजूद होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वही बंदा डीमन किंग है। इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में तुम क्या कर रहे हो। डीमन किंग उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर नया नया ज्वाइन किया हूँ और मेरा नाम किनफेंग है। ये सुनकर वो बुढ़ा एंटर करते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तो तुम ही वो नया मिस्टीरियस जीनियस हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है। डीमन किंग उससे कहता है कि मैं अपने आप को जीनियस नहीं कहूँगा, लेकिन डीमन किंग के एरेडिकेशन में पार्टिसिपेट करना मेरा ऑनर होगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे डीमन किंग के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आया हूँ। वो एल्डर अपने कुर्सी पर बैठकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को हराना बच्चों का खेल है। अगर मैं सच में फ्यूचर को देख पाता तो लिन शाओ के साथ वैसा कभी होता ही नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन को काम करने के लिए मुझे उस बंदे को छूना पड़ेगा और वो भी फुल मून के लाइट में, तब जाकर मैं उसका फ्यूचर को देख सकता हूँ। डीमन किंग कहते हैं कि आज ही तो फुल मून का रात है ना। मिस्टर प्रोफेट कहते हैं कि क्या तुम इडियट हो या फिर इडियट बनने का नाटक कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे उसे छूना पड़ेगा, मेरे पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, इसलिए मैं मैजिक टावर में एंटर कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं डीमन किंग को कैसे ढूंढूंगा उसका फ्यूचर देखने के लिए। अब तुम ये तो नहीं बोलने वाले हो ना कि डीमन किंग मेरे दरवाजे पर आकर अपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कहेगा।
वहीं पर डीमन किंग अपना असली रूप दिखाने लगा होता है, जिससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि यही डीमन किंग है। तभी डीमन किंग अपना माइंड रीडिंग स्किल का यूज करके उसका मन पढ़ने लगा होता है, जिसमें वो पाता है कि डीमन किंग इस सीजन में मारा जाएगा जब स्नोफ्लेक गिरना शुरू करेगा तब। ये जानकर वो उसका गला पकड़कर उठाते हुए कहते हैं कि क्या आपका प्रिडिक्शन हमेशा सच होता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए हाँ ना करते हुए कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अभी भी काम आ सकता हूँ। ये सुनकर डीमन किंग कहता है अगर ऐसी बात है तो अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो, क्या तुम आज मेरे हाथों से मरोगे या फिर नहीं। ये सुनकर वो और ज़्यादा डर जाता है और इसी के साथ अगले सीन में लिन फेंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपने साइड का स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि ये तुम्हारा क्लिच ट्रांसमिग्रेशन कॉमिक है। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड के बंदे के बारे में कहानी है जो कि पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट होकर चला जाता है। एक गार्बेज से वो मॉन्स्टर से फाइट करके लेवल अप करना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कूल एक्ट करता है और एरोगेंट कैरेक्टर को मॉक करते रहता है और आखिरी में एक टेम्पस्टर्स दिन को वो डीमन किंग को भी हरा देता है। और मैं वही गार्बेज पृथ्वी से हूँ। अर्थ पर मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब था, सोसाइटी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर रहा करता था। एक दिन मैं एक नोवेल पढ़ते हुए अपने काम पर जा रहा था और तभी मेरे एक्सीडेंट हो गया, मैं मारा गया और यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आ गया हूँ। तुम लोग बिल्कुल सही नोटिस किए हो, ये वही ट्रांसमिग्रेशन स्टोरी है। मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आ गया हूँ, मैं उस नोवेल में ट्रांसमिग्रेट होकर उस नोवेल का कैरेक्टर बन गया हूँ। लिन फैमिली का दूसरा बेटा और इंसानियत को होप लिन साओ। मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका यूजलेस गार्बेज छोटा भाई लिन फेंग हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेडोनिस्ट और रिविल था, हमेशा अपने भाई के शैडो में ही रहा करता था। यही वो रिकलेक्शन है जो कि मेरे पास इस कैरेक्टर के बारे में है। लेकिन अब से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब जबकि मुझे इस नोवेल की स्टोरी के बारे में सब कुछ पहले से पता है तो, और मेरे पास में एक ओमनिसेंट व्यू पॉइंट है, तो मुझे उस मैप का लोकेशन के बारे में भी पता चल गया है, जिसमें सीलिंग आइटम के लोकेशन के बारे में बताया गया है। और इसी तरह से मैं वो वाला मैप को ऑब्टेन कर लिया हूँ और अब मेरा बारी है इस वर्ल्ड को बचाने का। अपने बारे में वो सब कुछ बताकर वो अपने टीम के साथ में उस मैप वाले लोकेशन के पास जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो प्रोफेट के पास जाकर फ्यूचर देखने के बारे में कहने के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वो ली या नाम की एक कोल्ड ब्यूटी को अपने कूल साइड दिखाते हुए कहता है कि मेरे होते हुए हम लोग जरूर उस आइटम को ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन वो उसे कोई भाव देती ही नहीं है। ये देखकर वो सोचते हैं कि आइस कोल्ड ब्यूटी, मेरे पिछले लाइफ में तो मैं इस तरह का चार्मिंग ब्यूटी का करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस लाइफ में तो ये मेरे फियांसी है। और ये लेडी जिसे कि मैं हाफ में इनकाउंटर किया हूँ, वो किसी रैबिट की तरह है, हमेशा मुझे देखते रहते कि मैं उसे कब बचाऊंगा। और वो और कोई नहीं बल्कि ली तियान ही होती है, जिसके सर पर हाथ रखते हुए वो कहता है कि ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। उससे कंफर्ट करके लिन फेंग सोचता है कि इस तरह के एयर हेडेड ब्यूटी के साथ गेट अलोंग होना कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सोचकर वो उन्हें बाकी का काम करने के लिए बोलकर खुद ही ग्रेट प्रोफेट से मिलने के लिए जाने लगता है और सोचता है कि एक बार अगर मैं सच में टावर को सील करके हीरो बन जाता हूँ तो मैं तो कुछ भी हासिल कर पाऊंगा। ये सोचकर वो ग्रेट प्रोफेट से मिलने चला जाता है। वहीं पर लिया हेल्प डेस्क के पास जाकर कहती है कि मैं किसी को रिकमेंड करना चाहती हूँ एसोसिएशन को ज्वाइन करवाने के लिए। वो पूछती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसे रिकमेंड कर रहे हैं। वो तियान को सामने लाते हुए कहते हैं कि मैं इसे रिकमेंड करना चाहती हूँ, इसका नाम ली तियान है और जब हम लोग डंजन एक्सप्लोर कर रहे थे तब मैंने और लिन फेंग ने इसे बचाया था। ये इकलौती पर्सन है जो कि डीमन किंग को देखकर सर्वाइव कर गई है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है। तभी ली तियान कहते हैं कि आप सीनियर बायो किन फेंग को जानते हैं, वो प्रीटी वेल नोन हिडन जीनियस है और मैं उसकी इकलौती फॉलोवर भी हूँ। हम दोनों ने डीमन किंग को इनकाउंटर किया था, डीमन किंग ने उसे तो मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह से सर्वाइव करके भाग गई और बाद में मुझे ये लोग मिले और मैं इनकी टीम को ज्वाइन कर ली हूँ। उसकी बातें सुनकर वो कहते बाई किन फेंग, वो तो कुछ देर पहले एसोसिएशन को ज्वाइन किया है और वो तो अभी तक जिंदा है। वो कुछ देर पहले यहाँ पर था और कहा कि वो ग्रेट प्रोफेट से मिलने जा रहा है। उसके मुंह से वो सभी बातें सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ फिर से डीमन किंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेट को मारते हुए उससे पूछते कि क्या तुमने अपने फ्यूचर देख लिया है। वहीं पर वो अभी भी अपना जान बख्शने के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा भीख मांग रहा होता है। डीमन किंग उससे कहता है कि पहले मुझे लगता था कि सभी ह्यूमन लिन शाओ की तरह ही हिम्मत वाले और जस्टिस से भरे हुए हैं, लेकिन लगता है कि मैं अभी तक इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर हूँ। मुझे जल्दी से मेरे एनिमी के बारे में नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारा जैसे ह्यूमन को देखकर अब मेरे दिल में इंसानों के लिए कंसर्न थोड़ा सा घट गया है। तुम्हारा परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन करने के लिए मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसे जान से मार देता है। उसका काम तमाम करके वो सोचता है कि अगर मैं टावर में चला जाता हूँ और लिन फेंग सीलिंग आइटम को ऑब्टेन कर लेता है तो प्रोफेसी के अनुसार मैं हमेशा के लिए टावर में कैद रह जाऊंगा। लेकिन अगर मैं लिन फेंग के रास्ते में कुछ अड़चनें डालता हूँ तो ना सिर्फ मैं फेल हो सकता हूँ, बल्कि डिविनेशन के अनुसार मेरा काम भी तमाम हो सकता है। चाहे जो भी रास्ते को मैं चुनूँ, टावर को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब जबकि मुझे भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर वो बैक डोर से वापस जाने ही वाला होता है कि तब तक वहाँ पर लिन फेंग आकर उसके कंधे पर रखते हुए पूछते कि तुम कौन हो, मैंने
तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा है? अपने आप को पकड़े जाने से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन जल्दी से अपना शॉक को छुपाते हुए कहता है कि मैं एक अवेकनर हूँ जिसने हाल ही में ज्वाइन किया है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या? लिन फेंग उसका बैच को देखकर कहता है कि उससे तो सिर्फ इस रैंक वाले ही ले सकते हैं, क्या इसका मतलब तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो? ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे अपने टीम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हुए कहने लगा होता है कि हम लोग सीलिंग आइटम को ढूंढने जा रहे हैं। इतना बोलकर वो उससे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं लिन फेंग हूँ, तुम मेरे बारे में पहले नहीं सुने होगे, लेकिन जल्द ही मैं पूरी दुनिया में फेमस होने वाला हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो, इसलिए मेरा टीम को ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बारे में जान कर कि यही लिन फेंग है, डीमन किंग उसके लिए तैयार होकर सोचता है कि ग्रेट प्रोफेट अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा प्रोफेसर सच में सच होता है या फिर नहीं होता है। वहीं पर लिन फेंग उससे अपने साथ लेकर जाते हुए अपने बारे में काफ़ी बड़ा फेंक रहा होता है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। और इन्हीं सब के बीच में वो कहता है कि मैं एक ब्यूटी को भी सेव किया हूँ और वो बाई किन फेंग की पार्टनर है। मैं तो ये भी सुना हूँ कि वो अकेली पर्सन है जो कि डीमन किंग को देखकर जिंदा बच गई है। वो सब सुनकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसके बारे में पूछता है। लिन फेंग उसे ली चियन के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो सब जानकर डीमन किंग पतले रास्ते से भागने लगा होता है, लेकिन उसका भागने देने से पहले वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? डीमन किंग उससे एक फालतू के एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो डीमन किंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर उस सिचुएशन को उम्मीद डीमन किंग को बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए वो उसका काम तमाम करने की तैयारी करने लगा होता है। मगर तभी उसकी उम्मीद के परे वो उसके बारे में किसी को भी ना बताकर उसे हक करते हुए कहने लगी होती है कि सीनियर बाई किंगफेंग, मैंने सुना कि आप जिंदा बच गए हैं। वहीं पर बाई किंगफेंग नाम सुनकर ली फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या यही बाई किंगफेंग है? लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में बाई किंगफेंग तो मारा गया था, लेकिन अब ये बंदा बाई किंगफेंग कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ में ली चियन उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए उसे डीमन किंग से बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसका काइंडनेस को रिपे करने के लिए कह रही होती है। तभी डीमन किंग सोचता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी इंसान को डीमन किंग के अंडर में आते हुए देख रहा हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता तो ठीक है, मैं तुम्हें मिसट्रीट नहीं करूँगा। वहीं पर अपने एक हारेम की लड़की को दूसरे बंदे के उतने क्लोज देखकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो पूछता है क्या फॉलोवर हो? मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, ये मत भूलो। लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही उसकी फियांसी जो कि कभी कभी कहा करती थी, वो भी उससे कहती है तो तुम ही वो र्यूमर जीनियस बाई किंगफेंग हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर ये देखकर लिन फेंग उससे कहने की कोशिश करता है कि तुम तो मेरी फैन, मगर वो उसे बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर करके अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि तुम और ली चियन दोनों डीमन किंग को देखी हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डीमन किंग कैसा है? वो दोनों उसके बारे में अपने अपने तरफ से डिस्क्राइब करने लगे होते हैं, जिससे उनके बीच में हंसी मजाक का माहौल बन गया होता है। वो सब देखकर लिन फेंग तो अब जल जल के राख होने लगा होता है और सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में किन फेंग डीमन किंग के हाथों मारा गया था, सिर्फ ली चियन ही डीमन किंग को देखकर जिंदा बची थी। अब ये मत कहना कि मेरे एक्शन से बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया है, नहीं, मुझे जल्दी से ग्रेट प्रोफेट्स के पास जाकर इस बंदे के बारे में पूछना पड़ेगा। वो जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ का रिसेप्शनिस्ट एक बैड न्यूज लेकर आते हुए कहती है कि ग्रेट प्रोफेट का हत्या कर दिया गया है। आधे घंटे पहले तक वो जिंदा था, लेकिन अब वो नहीं है। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और लिन फेंग कहता है कि मीन टाइम में जो ग्रेट प्रोफेट से मिला है उसका बात को पूरा करते हुए डीमन किंग कहता है कि वो मैं और लिन फेंग है। अपने आप को फंसता देखकर लिन फेंग चिल्लाने लगा होता है कि मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया था, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तब मैं तुम्हें वहाँ पर सस्पिशियस से एक्टिंग करते हुए देखा था। वो चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो फिर से उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम ही हो जिसने उसे मारा है ना, मुझे शुरू से पता था जरूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत है। उसकी सभी बातें सुनकर और चिल्लाते हुए देखकर लीजा उसे शांत करते हुए कहते कि शांत हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा हैस्टी मत करो। लेकिन वो उसकी भी बात ना मानकर उससे भी जोर का धक्का देकर गिराते हुए कहता है कि वो तुम सभी लोगों को डिसीव कर रहा है, ये बंदा तो किनफेंग है ही नहीं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को डिसीव कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं कर सकते हो। लेकिन उसका अटैक से पहले डीमन किंग उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे जाकर कहता है कि एक ऐसे गार्बेज जो कि लिन शाओ से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का वर्दी हो? ये बोलकर वो एक ही बार में अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो अपने आप को इस हालत में एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं पर ये देखकर ली चियन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे फिर से उसका पावर देखने का मौका मिला होता है, तो वहीं पर उससे उसकी फियांसी को उसकी थोड़ी सी चिंता होने लगी होती है। दूसरी तरफ में डीमन किंग उसे पीट कर उसके सर पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इतना तुम्हें शांत करने के लिए काफ़ी होगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि काफ़ी अजीब बात है, आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा सर्टन क्यों है कि मैं बाई किंगफेंग नहीं हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले सुना हूँ, तुम लिन शाओ के छोटे भाई हो ना, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी बेकार निकले।
मुझे अभी भी तुम्हारा भाई ज़्यादा पसंद है। उसकी सभी बातें सुनकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और सोचते कि मुझे फाइनली ट्रांसमिग्रेशन, ओवर पावर, चीट और एमसी बनने का मौका मिल रहा है। ये सब वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी उसकी फियांसी डीमन किंग से कहती है कि लिन फेंग वो जानबूझ के नहीं किया होगा, वो पहले ऑनेस्ट पर्सन हुआ करता था लेकिन वो हाल ही में इम्पल्सिव बन गया है, इसलिए उसे चोट मत पहुँचाओ। तभी लिन फेंग उस पर एक एस रैंक के वेपन से अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम किससे गार्बेज बोल रहे हो। डीमन किंग उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि तुम्हारे से इसकम के पास भी एस रैंक का वेपन आ गया है। ये बोलकर वो सोचते हैं हालांकि एक ऑर्डिनरी एस रैंक का अवेकनर 1-on-1 फाइट में मेरा ओपोनेंट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे तरह से याद है कि ह्यूमन का जीनस लिस्ट में इसका नाम कहीं था ही नहीं। तभी वहाँ पर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आकर अपना रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का यूज करता है जिससे सभी लोगों का पावर गायब हो जाता है और वो सिर्फ दूसरे के पावर को अपने डोमेन में ही गायब करवा सकता है। वो आकर कहते हैं कि एसोसिएशन का सभी मेंबर डीमन किंग से फाइट करने के लिए इंसानों का ट्रेजर है, इसलिए आखिर तुम लोग एक दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हो। उसके बारे में जानकर डीमन किंग सोचता है तो यही एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी डेमोनिक टावर में नहीं हूँ जिसके कारण ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ये सोचकर वो उससे परेशानी खड़ा करने के लिए माफ़ी मांगने लगता है। तभी लिन फेंग फिर से चिल्लाने लगा होता है कि तुमने उसे तब नहीं रोका जब उसने मुझे पंच मारा था, लेकिन तुमने तब इंटरफेयर किया जब मैं उस पर अटैक करने वाला था। क्या आप जानबूझकर उसके साइड में ले रहे हैं? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं गार्बेज हूँ और लुक डाउन कर रहे हैं? वहीं पर उसकी बातें सुनकर डीमन किंग सोचता है क्या ये बंदा सच में एक जीनियस है जो कि इस क्लास के वेपन और डिवाइन आइटम को मैप को ऑब्टेन कर लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इसके पास इस कैरेक्टर के लिए दिमाग है ही नहीं। वहीं पर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि फालतू की बकवास करना बंद करो, मैं किसी का भी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सब कुछ इंसानों के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन लिन फेंग उसकी बातों पर यकीन ना करके काफ़ी गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी के सभी लोग मुझे लुकडाउन कर रहे हो, अभी तुम लोगों को मेरा कीमत के बारे में नहीं पता है, मैं जल्दी सीलिंग आइटम को ऑब्टेन कर लूँगा और जब मैं टावर को सील कर दूंगा तब देखा जाएगा कि कौन इस वर्ल्ड का चोजन वन है। उसे जाता देखकर प्रेसिडेंट डीमन किंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम ही बाइक फेंको, मैं तुम्हें काफ़ी एडमायर करता हूँ, तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो बल्कि शांत और हिम्मत वाले भी हो। डीमन किंग उसके लिए थैंक्स बोलकर सोचता है कि ये क्या नाटक हो रहा है, आखिर क्यों सभी इंसान मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने पहले ही ग्रेट प्रोफेट के डेथ को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और वहाँ पर मुझे डेमोनिक पावर का ट्रेसेस मिला है, शायद एक डीमन डंजन से भागकर उसे मार दिया है और इसका इंसानों से कोई भी लेना देना नहीं है और फाइनल वर्डिक्ट के लिए मुझे एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइन आइटम का सर्च इमिनेंट है, तुम्हें लिन फेंग के साथ जाना चाहिए, तुम लोग इंसानों का आखिरी होप हो। डीमन किंग ठीक है बोलकर सोचता है कि मैं इंसानों का फ्यूचर को सच में शोल्डर तो करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से वहीं पर प्रेसिडेंट उसे एडवाइस देते हुए वहाँ से चला जाता है और ली या उससे कहते हैं कि मैं लिन फेंग को चेक करने जा रही हूँ, हाल ही में वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल बन गया है। तभी डीमन किंग उसका हाथ को पकड़कर उससे रोककर उससे पूछता है कि लिन फेंग का क्या उसका पर्सनैलिटी हाल ही में बदल कर वो पास्ट सेल्फ से थोड़ा सा अलग हो गया है क्या, आखिर हुआ क्या है। ये बोलकर वो सोचता है क्या वो सस्पिशियस हो जाएगी अगर मैं अचानक पूछ लिया हूँ तो। तभी वो जल्दी से उसका हाथ को छोड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी, मैं बस थोड़ा सा इम्पल्स होकर उसे पीट दिया था, इसलिए उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे और ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता हूँ। वहीं पर वो अपना हाथ पकड़े जाने से थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती हाँ ऐसे केस है। ये बोलकर वो सोचती है कि ये बाइक इनफेंग तो क्वाइट नाइस है, वो तो लिन फेंग के लिए भी कंसर्न दिखा रहा है। ये सोचकर वो उससे लिन फेंग के बारे में बताने लगी होती है और वो बताती है कि पहले लिन फेंग ऑनेस्ट और डरपोक टाइप का हुआ करता था, मगर एक दिन अचानक उठने के बाद में उसका पूरा पर्सनैलिटी ही बदल गया था। वो तो कुछ अजीब चीज़ों के बारे में भी बातें करने लगा था, जैसे कि नोवेल, किताब, चीट कोड, ट्रांसमिग्रेशन और पैरेलल वर्ल्ड। उसकी सभी बातें सुनकर मुझे लगा था कि शायद वो अभी भी नींद में ही होगा, इसलिए मैंने उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद में तो वो एकदम ही अलग पर्सन बन गया था। ना सिर्फ वो फ्लेमबॉइंट और बोल्ड हो गया था, बल्कि वो कुछ टॉप लेवल का आइटम और वेपन का लोकेशन को भी पता नहीं कहाँ से ढूंढकर निकाल दिया था। यहाँ तक कि वो डिवाइन आइटम का मैप को भी ढूंढ लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके सिर्फ कुछ कहने की देरी हो और वो चीज़ उसे मिल जाएंगी। इसलिए हालांकि वो कमज़ोर है, मगर वो उन एस रैंक के आइटम पर डिपेंड होकर वो मेयरली एस क्लास के 100 के थ्रेशोल्ड पर पहुँच गया है। हमारे दोनों साइड के एल्डर बोले हैं कि लिन फेंग को शायद किसी तरह की इनलाइटमेंट मिल गया होगा और वो कोई नया स्किल का अवेकन कर लिया होगा, इसलिए ऐसा वो हो गया होगा। मगर लिन फेंग किसी को भी कुछ भी आंसर देने से मना कर रहा है। उसकी सभी बातें सुनकर डीमन किंग सोचता है कि इनलाइटमेंट और अवेकनिंग नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लग रहा है। वो इस बात को लेकर एकदम श्योर था कि मैं बाइक इनफेंग नहीं हूँ, लेकिन वो इसका कारण किसी को भी नहीं बता रहा है कि आखिर मैं बाइक इनफेंग क्यों नहीं हूँ।
लिन फेंग का वैसा पर्सनैलिटी के साथ में ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण उसे सब कुछ पता चल जा रहा हो, मगर वो कारण वो किसी को बता ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि वो अपने फैमिली और फियांसी को भी नहीं बता पा रहा है, अनलेस वो असली वाला लिन फेंग ना हो। अगर वो अपनी फैमिली को सच्चाई बता देता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। पैरेलल वर्ल्ड और पर्सनैलिटी में बदलाव सब कुछ जान गया है वो अचानक। मुझे तो लगता है कि असली वाला लिन फेंग का बॉडी में कोई और ही कब्जा कर लिया है। डीमन किंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर किसी जानवर के यानी कि डीमन की जोरदार गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर ये कैसा आवाज़ था। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे हंटर बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि एक ए क्लास का डीमन डंजन में से निकलकर सिटी में आ गया है और कोई भी उसे रोक पाया ही नहीं था। तभी वहाँ पर वही ए क्लास वाला डीमन कॉप्स कैनन डीमन डॉग आ जाता है, जिसे देखकर लिन फेंग अपने एस क्लास के स्वॉर्ड से फाइट करने चला जाता है, जहाँ पर वो उससे फाइट करते हुए बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि एक छोटा सा ए क्लास का डीमन मेरे मौजूदगी में रैम्पेज करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत तुमने कैसे कर दिया। मैं हीरो हूँ जो कि सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही बकवास करते करते वो 2-3 एस क्लास के वेपन से उसे डीमन को मार देता है, जो देखकर सभी लोग लिन फेंग का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। तो वहीं पर वो सब देखकर डीमन किंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये डीमन तो स्ट्रे एनिमल इंसानों का सिटी में पहले हुआ करता था, जिससे कि इंसानों ने मार दिया था। मगर उसके मौत के बाद में उसका रेजिडेंट डेमोनिक टावर के डेमोनिक एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आ गया था और वो आकर एक क्लास का डीमन बन गया था। ये डीमन डॉग डीमन का काफ़ी ज़्यादा रेयर स्पीसीज है, इसलिए ज़्यादातर इंसान इसके बारे में जानते ही नहीं है। और इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो ये है कि अगर वो डीमन डॉग इनफ फिटाई खा लेता है तो वो मरने का नाटक करने लगेगा और फिर अचानक इस क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में तब्दील होकर उठ जाएगा। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि उस डीमन को मारकर सभी का तारीफ बटोर रहा होता है और सबका रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर सोच रहा होता है कि मैंने सिर्फ एक ए रैंक का डीमन को टीम किया है और ये लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं। जब मैं डेमोनिक टावर को सील कर दूंगा तब मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। लिन अपनी इस सोच में खोया ही होता है कि तभी उसे पीछे से फिर से उसे डीमन का आवाज़ सुनाई देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर उसे डीमन को दिखाते हैं जो कि अब डबल इस क्लास में तब्दील होकर उठ जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वो डीमन अपने फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे बचने का मौका मिलता ही नहीं है और वो उससे पिटा जाता है और वो उससे फ्राई हो जाता है। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और घबराते हुए वहाँ से भागने लगे होते हैं। वहीं पर लिन फेंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उठते हुए सोचता है कि उसने मुझे सिर्फ एक ही अटैक में इतना दूर फेंक दिया, अब ये मत कहने कि वो लेजेंडरी डबल इस रैंक पे पहुँच गया है। तभी वहाँ पर लिया उसके पास जाकर उसे उठाती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी वो डीमन फिर से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखकर लिया रोते हुए सोचती है कि अब हमें कौन बचाएगा, लेकिन उसका अटैक करने देने से पहले किन फेंग यानी कि डीमन किंग उसके तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि लिन फेंग अभी मर नहीं सकता है, मुझे अभी इसका यूज करके डिवाइन आइटम को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। ये सोचकर वो उस डीमन को पीट कर रख देता है और उससे अपना ऑरा दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे हो। डीमन किंग को देखकर वो डीमन डर के मारे काफ़ी ज़्यादा कांपने लगता है और उसके कहने पर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उसे अपना दुम दबाकर भागते देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो बाइक इनफेंग से डरकर भागे क्यों गया। तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो डीमन अचानक इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों हो गया था। दूसरा कहता है कि वो ताकतवर हो गया या फिर लिन फेंग कमज़ोर हो गया है। वेल बाइक इनफेंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, डीमन जरूर उसका ताकत देखकर भाग गया होगा। वहीं पर अपना जान बचाने के लिए लिया उसका थैंक्स करती है और पूछती है कि तुम उसे डराकर कैसे भगा दिए हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है शायद वो बाहर से ताकतवर होगा मगर अंदर से वो कमजोर ही होगा। ये बोलकर वो सोचता है जो भी हो लिन फेंग को बचाना तो ठीक है, अगर वो इसको लेकर ग्रेटफुल होता है तो अब से वो मुझे फ्यूचर में इसको लेकर टारगेट करना बंद कर देगा। वहीं पर लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि इसको लेकर ग्रेटफुल तो छोड़ो, वो उसे थैंक यू भी ना बोलकर उसका कॉलर पकड़कर उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना। उस एक क्लास के डीमन के बारे में जरूर कुछ स्पेशल बात होगा, तुम जरूर किसी स्पेशल अप्रोच का यूज करके उससे डील किए होगे। तुम्हें पता था कि वो अचानक ताकतवर हो जाएगा, तुम जानबूझकर मुझे नहीं बताए थे, तुम ये सब करके मेरा मजाक उड़ते हुए देखना चाहते थे ना। अब तुम सारा ग्लोरी मुझसे छीन कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हो ना। ये सब तुम्हारी ही गलती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। उसे फालतू में अपने ऊपर चिल्लाते देखकर पहले तो डीमन किंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि सभी इंसान बचाने लायक नहीं होते हैं।
लिन फेंग उस पर चिल्ला ही रहा होता है, तभी डीमन किंग उसका हाथ काफी जोर से पकड़कर अपने ऊपर से हटाते हुए पूछता है कि आखिर किस तरह की स्पेशल सीक्रेट टेक्निक के बारे में तुम बातें कर रहे हो। वो सिर्फ एक नॉर्मल ए क्लास का डीमन था, तुम इनकेपेबल हो जो कि हीरो बनने में फेल हो गए हो, लेकिन अब तुम अपना शर्मिंदगी से बचने के लिए फालतू के एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो और सबके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो, मगर मैं तुम्हारे एक्टिंग को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब सुनकर वो काफर जितना भड़क जाता है और पलटकर जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वो लोगों की बातें सुनने लगता है, जहाँ पर सभी लोग लिन फेंग को ही खिलाफ में बातें कर रहे होते हैं। अपने खिलाफ में बातें सुनकर लिन फेंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये सभी के सभी इडियट मूर्ख है, ये लोग इस बंदे के डिस्गाइज को देख नहीं पा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन इसकी तरफ मुड़ रहा है। तभी किन फेंग उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि अभी जो कुछ भी हुआ था वो सभी का सभी सिर्फ एक छोटा सा गलत फहमी था, तुम शायद अब शांत हो गए होगे, इसलिए चलो अब रिकॉन्साइल कर लेते हैं। उसे हाथ मिलाने के लिए देखकर लिन फेंग और ज़्यादा गुस्से से आग बबूला होने लगता है और गुस्से में सोचता है कि सिचुएशन के एडवांटेज मिलने के बावजूद में भी ये एकदम इनोसेंट बन रहा है। ये सोचकर वह काफ़ी जोर से उससे हाथ मिलाते हुए सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी नाटक कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं बस कुछ टाइम के लिए उस डीमन से पिटने के कारण मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मेरा रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरा जान बचाने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तभी डीमन किंग उसके कान में धीरे से कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद कि अब मैं सिर्फ अकेला सस्पेक्ट नहीं रहा, क्योंकि मैंने ही उस ग्रेट प्रोफेट को मारा है। ये सुनकर लिन फेंग काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, मगर इस बार उसकी फियांसी उसे रोकते हुए समझाने लगी होती है कि तुम क्या कर रहे हो, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम फिर से उसे टारगेट क्यों कर रहे हो। सिचुएशन को अपने डिसएडवांटेज में देखकर उसे हार मानना ही पड़ता है और वो उसे छोड़कर सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन। नोवेल में तो इसका जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे के बारे में कहीं पर जिक्र हुआ ही नहीं था, कहीं नोवेल का ओरिजिनल स्टोरी लाइन दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है ना। वहीं पर लिन फेंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर डीमन किंग सोचता है कि मैं सिर्फ तुमसे सीलिंग आइटम छीनने वाला था, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते का कांटा बन जाओगे तो तुमसे डील करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि सीलिंग आइटम डिस्ट्रॉय होने के बाद में पूरा इंसानियत जल्द ही या फिर बाद में ख़त्म हो ही जाएंगे। और वो दोनों ही एक साथ अपने मन में ही कहते हैं कि जो भी मुझे अनॉय करेगा उसे मरना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैफ़े में बाई किन फेंग यानी कि डीमन किंग और लिया बैठी होती है, जहाँ पर वो उससे कल उसका जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। सीलिंग आइटम को हम जल्दी हासिल कर लेंगे। लिन फेंग किसी को भी मैप देखने नहीं देता है, मगर वो कह रहा है कि वो लोकेशन साउथ में है, ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं आशा करती हूँ कि तुम उससे अच्छी तरह से गेट अलोंग होगे और उसके बिहेवियर को अनदेखा कर दोगे। मैं उससे बचपन से जानती हूँ, वो सच में अच्छा पर्सन हुआ करता था, मगर पता नहीं क्यों हाल ही में। उसकी बातें सुनकर बाई किंग यानी कि डीमन किंग अपने मन में कहता है कि अफसोस अब वो बंदा पुराना वाला लिन फेंग नहीं रहा। कितना आयरोनिक बात है कि एक पैरेलल वर्ल्ड का डर्टी सोल आकर उसका बॉडी पर कब्जा कर लिया है और असली वाला बंदे का लव और केयर को उससे चुरा रहा है, जो कि उसका कभी था ही नहीं। और यहाँ पर तुम यहाँ का हीरो बनकर दुनिया बचाने की बातें कर रहे हो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे हीरो बनते हो। ये सब सोचकर वो जैसी कॉफ़ी को टेस्ट करता ही है कि उसका टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, जिससे वो उसे पी ही नहीं पाता है और सोचता है कि कितना ज़्यादा घटिया टेस्ट है। इंसानों के टेस्ट को समझना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पास्ट में तो सिर्फ कुछ ही फ्लेवर हुआ करता था, मगर अब पता नहीं क्या क्या फ्लेवर ये लोग निकाल दिए हैं। ये सोचकर वो उससे पूछता है क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारा फियांसे बीमार हो गया होगा, इसलिए अचानक वो बदल गया है। क्या तुम चाहती हो कि वो पहले जैसा हो जाए? अगर हाँ तो साउथ में एक आइटम है जो कि हमारे मिशन के साथ में ही हासिल किया जा सकता है, शायद वो आइटम पुराना वाला लिन फेंग को वापस ला सकता है। ये सुनकर लीजा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगी होती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। वो कहता है हाँ ऑफकोर्स, जरूर, क्यों नहीं हो सकता है। अब इसी के साथ में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में टहलते हुए सोच रहा होता है कि अभी की स्टोरी लाइन सिर्फ सभी सिनेरियो का प्रीक्वल है, एक्चुअल स्टोरी अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि ये बाई किन फेंग बंदा जिंदा लौटकर आया ही नहीं था, लेकिन ग्रेट प्रोफेट सच में स्टोरी को शुरुआत में ही मारा गया था। एक सेकंड, अब मुझे याद आ रहा है कि कल जब मैं पहली बार उसे देखा था तब वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियसली एक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भाग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे सीलिंग आइटम के बारे में बताया था तब वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा था और वो टीम को ज्वाइन करने के लिए भी मान गया था। अब ये मत कहना कि मेरा ट्रांसमिग्रेशन और मेरा अपीयरेंस असली स्टोरी लाइन को रास्ते पर से भटका दिया है। कहीं वो बंदा वहाँ से चुपचाप गायब होने वाला तो नहीं था ना, इसलिए शायद ओरिजिनल स्टोरी लाइन में उसका जैसा अनइम्पोर्टेंट पर्सन को बाई किन फेंग बनने का बात कभी मेंशन हुआ ही नहीं था। और वो कल्प्रिट जो कि ग्रेट प्रोफेट को मारा था वो कभी भी नोवेल में मिला ही नहीं था।
हाँ ऐसे हुआ होगा, क्योंकि वो बंदा उसे मारकर कल वहाँ से गायब होने वाला था और कोई भी उसे कभी ढूंढ पाता ही नहीं, और वो बाई किनफेंग बनकर कभी अपीयर होता भी नहीं। लेकिन मेरा ट्रांसमिग्रेशन का कारण जिस बंदे को गायब हो जाना चाहिए था वो इम्पोर्टेंट आइटम को ढूंढने वाला टीम को ज्वाइन कर लिया है। कहीं इन सब के कारण असली स्टोरी लाइन बदल तो नहीं जाएगा ना? अरे यार मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं अपने पिछले लाइफ में सिर्फ एक गार्बेज था, लेकिन मैं इस वर्ल्ड में आकर प्रोटैगनिस्ट बनकर अपना किस्मत बदलने वाला हूँ। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टोरी लाइन तो मेरे हाथ से निकलते ही जा रहा है। यही सब सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र रोड साइड वाले कैफ़े पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने फियांसी और किनफेंग को देखता है। वो देखकर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है कि स्टोरी लाइन दोबारा से मैं बदलने नहीं दूंगा। मैं अकेले ही इस दुनिया में ओमनिसेंट व्यू पॉइंट के साथ आया हूँ और मैं अकेले ही हूँ। मैं वो सब हासिल कर लूँगा जो कि मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइफ में चूज़न वन हूँ। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरा टीम इस डिवाइन सीलिंग आइटम को लेने के लिए निकलने वाले होते हैं, जिसका कि लीडर लिन फेंग होता है। जहाँ पर वो सभी लोग सेट ऑफ हो जाते हैं और जाते हुए लिन फेंग किन फेंग को देखते हुए सोचता है कि सिर्फ तुम देखते रहो, मैं कैसे तुम्हें मजा चखाता हूँ। अब इसी के साथ में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते मॉन्स्टर के एरिया में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे स्केलेटन जैसा फायर एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर यानी कि डीमन से उन लोग काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं। मगर कुछ ही देर के बाद में वो लोग उन डीमन द्वारा घेर लिए जाते हैं। वो देखकर लिन फेंग सभी लोगों से कहता है कि ये लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, बल्कि संख्या में ज़्यादा है और एक एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। वहीं पर किनफेंग को दिखाते हैं, जो कि उन डीमन को मारते हुए सोचता है कि मैं इंसानों के साथ में मिलकर डीमंस को मार रहा हूँ, शायद मेरा दिमाग खराब हो गया होगा। वेल चलो कुछ देर तक और नाटक जारी रखते हैं। तभी उनका टीम का एक बंदा जिसका नाम लियू शाओके होता है, वो अपना पॉइजन एलिमेंट का पावर का यूज करके काफ़ी जोरदार हमला करके एक ही बार में सभी डीमन को काम तमाम कर देता है, जिससे वो बंदा थोड़ा सा थक भी जाता है। वो देखकर डीमन किंग सोचता है कि ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है। तो वहीं पर वो देखकर लिन फेंग सोचता है जैसा मैंने सोचा था। ये सोचकर वो सभी लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। वो आर्टिफैक्ट आगे भी होगा, मगर आगे का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब और ख़तरनाक हो सकता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं अकेले ही सिचुएशन को चेक करने जा रहा हूँ। और वैसे भी हम लोग पिछले कुछ दिनों से बिना रुके आगे चलते ही जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना तुम लोग टाउन में जाकर आराम कर लो और तब तक मैं स्काउट करके आ जाता हूँ। लेकिन ये सुनकर उसके लोग कहने लगे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आगे में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मगर वहीं पर लिन हीरो बनते हुए कहते हैं कि पार्टी के लीडर होने के कारण ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेफेस्ट रास्ता को ढूंढना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। ये बोलकर वो जाते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपना डिसीजन बना लिया है, इसलिए मुझे मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसको जाता देखकर डीमन किंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर वही पॉइजन वाला बंदा यानी कि लिव शाई के बंदा रोते हुए कह रहा होता है कि लीडर सच में काफ़ी अच्छा पर्सन है। उसे रोते देखकर लिन फेंग एक ईविल स्माइल के साथ में सोचता है कि ये काम कर रहा है, मैं ये सब शाओके के लिए ही कर रहा हूँ। एक राइजिंग स्टार जो कि डीमंस के लायर में जन्म लिया था, जिसका लाइफ सिर्फ और सिर्फ पॉइजन के साथ ही बीता है। तुम एक डबल इस रैंक के बनोगे जो कि पूरे दुनिया में फेमस हो जाओगे। अभी हमारा रिलेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेशन पर बेस्ड है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में तुम प्रोटैगनिस्ट का सबसे भरोसेमंद साथी थे। तुम्हारा अनवेवरिंग लॉयल्टी प्रोटैगनिस्ट का सफलता प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद किया था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि असली स्टोरी लाइन में तुम्हारे बॉडी के टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए, जो कि तुम्हारे बॉडी में बचपन से है, प्रोटैगनिस्ट ने काफ़ी सारा हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट को जमा करके उसे यूज करके एक एस रैंक का प्यूरिफिकेशन पोशन बनाकर तुम्हें दे दिया था, और तब से तुम अपना जान भी उसके लिए सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब कहानी शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें असली प्रोटैगनिस्ट का प्रकट होने से पहले ही अपना कठपुतली बना लूँगा। मैं सिर्फ ना डिवाइन आर्टिफैक्ट को हासिल कर लूँगा, बल्कि असली प्रोटैगनिस्ट का डेस्टिनी को भी चुरा लूँगा। मैं उसका जगह छीन कर इस दुनिया का असली हीरो बन जाऊँगा। ये सब सोचकर वो उनसे कहता है कि तुम लोग जाकर टाउन में मेरा इंतजार करो, और आने के बाद में हम लोग अपना जर्नी जारी रखेंगे। ये बोलकर वो जाते हुए सोचते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को उस इंग्रेडिएंट के लोकेशन के बारे में पता है, लेकिन अच्छी बात ये कि मुझे नोवेल के कारण उसका लोकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा याद है। लियू शाओके, तुम जल्दी ही मेरा लॉयल सबॉर्डिनेट बन के रह जाओगे। उसे जाता देख कर डीमन किंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि हालांकि मैं इंसानी नेचर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि लिन फेंग सेल्फलेस टाइप का बंदा तो नहीं है।
तभी लिया कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर कम दूरी पर एक अंडरग्राउंड ऑक्शन होने वाला है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। और उसके साथ में तियान भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, इसलिए वो दोनों कुछ दिन बाद में टाउन में मिलने के लिए कहते हैं। ये बोलकर वो जाते हुए सोचती है कि बाई किन फेंग अगर जैसा तुम बोले हो और लिन फेंग का सोल एक डीमन के द्वारा डिवोर किया जा रहा है तो मुझे वो आइटम किसी भी हालत में ऑक्शन से जीतना ही पड़ेगा और असली किन फेंग को वापस लाना होगा। उनके जाने के बाद में अब वहाँ पर सिर्फ 3 लड़के ही बचते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा बंदा जिसका नाम गाओ हुई होता है वो आराम करने के लिए जाने के लिए कहता है, मगर तभी बाई किन फेंग रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर तुम यंग मास्टर के डिसीजन से अनहैप्पी हो। ये बोलकर वो सोचता है कि यंग मास्टर इस बंदे को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये बंदा जरूर अच्छा नहीं होगा। वहीं पर बाई किन फेंग उससे कहता है कि मैं लीडर के डिसीजन से सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ, लेकिन मुझे उसका सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रहा है, इसलिए क्यों ना हम लोग सीक्रेटली उसे फॉलो करते हैं, अगर वो किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो हम लोग उसका मदद कर पाएंगे। बोलो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। ये सुनकर वो बंदा यानी कि गाओ हुई थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा जवाब को उम्मीद नहीं था। दूसरी तरफ में वो सुनकर लिया सोचती है, तो तुम सच में उसको लेकर चिंतित थे, मुझे लगता है कि अंदर से तुम सच में एक वार्म हार्टेड पर्सन हो। वहीं पर वो लोग सीक्रेटली उसका पीछा करने लगे होते हैं और वो सोचता है कि लिन फेंग मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारा असली ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसी के साथ में अगले सीन में लिन फेंग को दिखाते हैं, जो कि एस रैंक के डंजन मेलेसिस चेस बोर्ड में चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी ताकतवर काफ़ी सारे चेस पीसेस होते हैं और वो लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं और साइज में भी बहुत ही बड़े होते हैं। वहीं पर लिन फेंग वहाँ पर पहुंचकर सोचता है कि असली स्क्रिप्ट के अनुसार में प्यूरिफिकेशन इंग्रेडिएंट इन्हीं किसी चेस पीस में से एक में होगा, मगर एग्जैक्टली किस चेस पीस में होगा मुझे नहीं पता। लिन फेंग सोच रहा होता है कि तभी उसे अचानक काफ़ी ज़्यादा मर्डरस ऑरा फील होने लगा होता है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि किंग उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में बढ़ रहा होता है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उस चेस पीस में से उसका स्पिरिट निकल जाता है, जो कि निकल कर उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो जल्दी से अपना सोर्ड निकाल कर उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक से उसे पता चल जाता है कि ये राजा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसका टकराव से लिन फेंग काफ़ी दूर पीछे फेंका जाता है और पीछे में एक फोन होता है और वो भी लिन पर अटैक कर देता है, मगर वो फिर से किसी तरह से उससे भी बच जाता है, मगर तभी उस पर एक घोड़ा आकर उस पर अटैक करने आता है। उन्हें सबसे अब उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो जल्दी से अपना एस क्लास का सोर्ड निकाल कर उस पर अटैक कर देता है, मगर वो घोड़ा काफ़ी आसानी से उसका उस सोर्ड को तोड़ कर रख देता है, जिससे वो अपने इस क्लास के वेपन को टूटते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि काफ़ी सारे वेंजफुल स्पिरिट जो यहाँ पर इस चेस बोर्ड में मारे जाते हैं, उनका सोल को ये चेस पीसेस डिवोर कर जाते हैं और वो लोग हमेशा से इस जगह में कैद होकर रह जाते हैं और ये साइकिल हमेशा इसी तरह से चलते रहता है और ये बैटल हमेशा जारी ही रहता है। ये चेस पीस काफ़ी सारे हंटर का वेंजफुल सोल को डिवोर कर लिया है, जिससे ये लोग इस क्लास वाले से भी ताकतवर बन गए हैं। वहीं पर उन्हें हरा ना पाने के कारण वो अपने एक दूसरा आइटम का यूज करके वहाँ से भागने लगता है, मगर उसका भागने देने से पहले ही इस बार रानी उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है और जख्मी होने के कारण अब वो खड़ा हो ही नहीं पाता है। और तभी किंग उस पर अटैक करके उसका काम तमाम करने जाता है, जिससे उसकी फटके 4 हो जाती है और वो अपना मुंह छुपाते हुए सोचने लगा होता है कि नहीं मैं ट्रांसमिग्रेटर हूँ, मैं ऐसा नहीं मर सकता हूँ। लेकिन किंग का उस पर अटैक करने देने से पहले ही वहाँ पर कोई और आकर उस किंग का ही काम तमाम कर देता है, जो देखकर लिन फेंग थोड़ा सा शॉक्ड होकर सोचता है कि इतना फास्ट मूवमेंट में तो उसे देख ही नहीं पाया, आखिर वो बंदा कौन है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसने सभी चेस पीसेस को खत्म कर दिया है, अब ये पावरफुल बंदा कौन आ गया है। तभी वहाँ पर उसके दोनों टीममेट गाओ हुई और शाओके आकर उसे उठाने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उनसे कहता मैं ठीक हूँ, वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। गाओ ही उसे बताता है कि बाई किन फेंग को तुम्हारी चिंता हो रही थी और मुझे भी चिंता हो रही थी, इसलिए हम लोग तुम्हें फॉलो कर रहे थे, हम आपका मुसीबत में हेल्प करने का इंतजार कर रहे थे। छाओके भी हाँ में जवाब देते हुए कहता है हाँ तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ आगे स्काउट करने जा रहे हो, लेकिन तुम अचानक एक एस रैंक के डंजन को अकेले चैलेंज क्यों कर दिए, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, तुम्हें पता है ना। अच्छा हुआ कि बाई किन फेंग तुम्हें फॉलो करने के लिए बोला था। बाई किन फेंग का नाम सुनकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से देखकर सोचने लगा होता है कि जिसने चेस फीस को ख़त्म किया है वो बाई किन फेंग है, इसका मतलब कहीं। वहीं पर डीमन किंग को दिखाते हैं जो कि सभी चेस पीसेस को ख़त्म कर दिया होता है। उन्हें ख़त्म करने के बाद में उन्हें चेस पीसेस में से सभी हंटर का सोल निकल जाता है और एक हंटर का सोल उसे रेयर आइटम दे देता है। वो उस आइटम को लेकर सोचता है ये तो एक रेयर आइटम प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल है, जो कि सभी चेस पीसेस को ख़त्म कर दिया होता है।
वहीं पर ये देखकर लिन फेंग काफी ज़्यादा गुस्सा होते हुए सोचता है कि डैम इट, वर्स्ट का सिनेरियो हो ही गया, प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल उसके हाथों में क्यों जाना था। वहीं पर खुद को वैसे घूरे जाने पर डीमन किंग उससे पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए। ये बोलकर वो सोचता है ये तो पूरा तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। ये सोचकर वो उससे कहता है खैर काफ़ी दुख की बात है कि अब ये मेरा हो गया है। ये बोलकर वो सोचता है हालांकि मुझे नहीं पता कि अगर इसका यूज क्या है और तुम्हारा गोल क्या है, लेकिन जब तक अगर तुम कोई आइटम चाहोगे तो जरूर वो कुछ अच्छा ही आइटम होगा। वहीं पर गाओ ही उससे कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि बाई किनफेंग यहाँ पर था, हमें अब एक टीम के जैसे एक साथ काम करना चाहिए। दूसरी तरफ में अपने टीममेट के सामने में वो बाई किनफेंग से उस क्रिस्टल के लिए फाइट भी नहीं कर सकता है और सोचता है कि मुझे उस क्रिस्टल का ज़्यादा मदद नहीं चाहिए, अगर मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं ज़रूर उस किंग को हरा ही देता। ये सोचकर वो काफ़ी गुस्से में अपने टीममेट पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, आगे की जगह को मैं खुद ही स्काउट करूँगा। ये बोलकर वो भागते हुए सोचता है कि अगर मेरे पास प्यूरिफिकेशन क्रिस्टल नहीं भी होता है फिर भी कोई बात नहीं, जब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट को जमा कर लूँगा तो मैं सेमी फिनिश्ड पोशन बना ही लूँगा। हालांकि इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा मगर लगभग ठीक ही होगा। उसे ज़्यादा देखकर डीमन किंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि जितना ज़्यादा तुम उसे छुपाने की कोशिश करोगे ये फैक्ट इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा कि तुम्हारे पास एक अल्टीरियर मोटिव है। मैं भी देखता हूँ कि अगर तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी वही करूँगा जो तुम कर रहे हो। अब इसके बाद में दूसरे इस रैंक के डंजन को दिखाते हैं जहाँ पर डीमन किंग लिन फेंग से पहले पहुँच उसे हरा कर वहाँ का आइटम को भी हासिल कर लेता है। और लिन फेंग को देखकर वो उससे कहता है वेल हेलो, क्या हाल चाल है, वैसे हम फिर से मिल गए हैं, वैसे तुम्हें ये चाहिए क्या। उससे लिन फेंग का दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है मगर वो अभी भी हार ना मानकर दूसरा आइटम को हासिल करने चला जाता है। मगर यहाँ पर भी डीमन किंग दूसरे डंजन में भी उससे पहले पहुंचकर आइटम को हासिल कर लेता है। इसी तरह से करते करते डीमन किंग सभी डंजन में से आइटम को हासिल करने लगा होता है, जिससे लिन फेंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसी तरह से करते करते वो एक भी आइटम को हासिल करने में फेल हो जाता है, वो एक भी आइटम को हासिल कर ही नहीं पाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पगलाने लगा होता है, पागल होने लगा होता है, क्योंकि वो उसको लेकर कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। वहीं पर डीमन किंग उस सभी आइटम को जमा करके सोचता है कि काफ़ी अजीब बात है कि आखिर वो इन सभी मटेरियल को हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा था। हालांकि ये मटेरियल रेयर और कीमती है मगर ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास पैसों की कमी है, तो आखिर इसे ये चाहिए क्यों था। तभी लू शाओके उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है प्लीज़ उसे मनाने में हमारी हेल्प। अपना बात को पूरा करने से पहले ही वो बाई किन फेंग के हाथों में उन आइटम को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये तो वही आइटम है जिसे कि मैं सालों से डेस्परेटली ढूंढ रहा था। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उनसे उस मटेरियल को देखने के लिए मांगने लगता है। उसे उतना ज़्यादा एक्साइटेड होते देखकर डीमन किंग उन्हें सभी मटेरियल को रिफाइन कर देता है, जिससे वो इस रैंक का प्यूरिफिकेशन पोर्शन बन जाता है। वो देखकर लिu शाओके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगा होता है कि ये तो सच में लेजेंडरी एस क्लास के प्यूरिफिकेशन पोर्शन है। मैंने काफ़ी सारे हाई लेवल का एल्केमिस्ट को बोला था ये बनाने के लिए, लेकिन कोई भी इसे बना ही नहीं पाया था। डीमन किंग उससे पूछता क्या ये तुम्हें चाहिए। ये बोलकर वो उसे देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इसे रख सकते हो। जिससे लिu शाओके काफ़ी ज़्यादा हैरान और नर्वस होते हुए पूछता क्या तुम सच में इसे मुझे फ्री में दे रहे हो। ये बोलकर वो जल्दी से होश में आकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुम सच में इसे मुझे ऐसे ही दे रहे हो। ये बोलकर वो सोचता है कि इससे तो मैं अपना बॉडी का सारा पोइजन को ख़त्म कर पाऊंगा। ये सोचकर वो जल्दी से डीमन किंग का पैर को पकड़ कर कहने लगा होता है कि तुम तो सच में काफ़ी अच्छा पर्सन हो, अब से मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूँगा, तुम्हारा लॉयल फॉलोवर बनकर रहूँगा। उसकी उस हरकत की उम्मीद डीमन किंग को बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसे खुद से दूर हटाते हुए कहने लगा होता है कि जल्दी से मुझसे दूर हटो, ये तो सिर्फ एक एस रैंक का पोर्शन है, इसको लेकर तुम इतना ज़्यादा पैशनेट क्यों हो रहे हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा और शॉक्ड हो जाता है और उसे और जोर से पकड़ कर कहने लगा होता है कि तुमने मुझे इसे फ्री में दे दिया है, तुम सच में एक सेल्फलेस पर्सन हो, मैं अब से जरूर तुम्हें फॉलो करूँगा, तुम्हारा लॉयल सबऑर्डिनेट बनकर रहूँगा। डीमन किंग उसे खुद से दूर हटाते हटाते काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा होता है और सोचता है कि मैं डिग्निफाइड डीमन किंग हूँ, मुझे एक और ह्यूमन फॉलोवर क्यों मिल गया। ये सब तो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होते जा रहा है। दूर से वो सब देखकर लिन फेंग तो मानो गुस्से से पागल होने लगा होता है, उसका आंख गुस्से से काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है। उसे देखकर डीमन किंग सोचता है अब उसे क्या हो गया है और वो क्यों इन मटेरियल को जमा करने की कोशिश कर रहा था जो कि शाओके के लिए पोर्शन बना सके, जिसे कि शाओके सालों से ढूंढ रहा था।
तभी उसका दिमाग ठनकता है और वो समझ जाता है कि जरूर लिन फेंग शाओके का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे इसमें हरा दिया है। लेकिन मुझे फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे इन सभी मटेरियल का लोकेशन के बारे में पता कैसे चल गया। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बात को लेकर वो श्योर क्यों था कि असली वाला बाई किन फेंग मारा गया है। लगता है कि मुझे ली जाकर वो आइटम को लाने का इंतजार करना पड़ेगा जो कि सोल को रिस्टोर करता है। वहीं पर लिन फेंगो को दिखाते हैं जो कि कुछ देर के लिए कुछ नहीं करके वहां से जाने के लिए कहता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में अपना दांत खींचते हुए सोचता है कि भाई किन फेंग, तुम बार बार मेरा प्लान चौपट कर रहे हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। अब इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक होटल में स्टे कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिन फेंग गाओ हुई को बाई किन फेंग को यानी कि डिमन किंग को मारने का ऑर्डर देता है। वो ऑर्डर सुनकर गाओ हुई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो कई बार आपका जान बचाया है, वो सच में एक अच्छा पर्सन है। लिन फेंग उससे कहता है कि चुपचाप मेरा ऑर्डर फॉलो करो और फालतू का बकवास मत करो, जब से मैं यंग था तब से तुम मेरे साइड में हो, तुम मेरा सबसे लॉयल सर्वेंट हो। गाओ हुई उसे अभी भी समझाते हुए कहता है लेकिन मिस्टर बाई किन फेंग काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। लिन फेंग उससे कहता तो क्या हो गया, तुम फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके अपना पावर को कुछ टाइम के लिए डबल एस रैंक में बढ़ा नहीं सकते हो क्या। ये सुनकर गाओ हुई काफी ज्यादा हैरानी से कहता है मगर वो टेक्निक मेरा लाइफ स्पैन को कम कर देगा, मेरा फैमिली आपके फैमिली को जनरेशन से सर्व कर रहा है, जब आप यंग थे तब आपने कहा था कि आप मुझे अपना फैमिली के जैसा ट्रीट करेंगे। ये सब सुनकर लिन फेंग थोड़ा सा गुस्से में कहता तो क्या यही तुम्हारा लॉयल्टी है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि मैं हीरो बनूंगा जो कि डिवाइन सीलिंग आइटम को हासिल करेगा, मैं इंसानियत को फ्यूचर को कैरी कर रहा हूँ, क्या तुम इंसानियत के लिए अपना छोटा सा सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते हो क्या। ये सुनकर गाओ हुई कुछ कह ही नहीं पाता है और उसका ऑर्डर मान जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये सेक्रीफाइस मैं इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपना शपथ को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। अब इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग गार्डन में टहलने के लिए बाहर निकला होता है, लेकिन तभी फाउंटेन में से बर्फ से कोई उस पर हमला कर देता है। वो उसे नोटिस करके जल्दी से उससे बच जाता है और सोचता है कि पूरा का पूरा पानी जम गया है, क्या कोई मुझे असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तभी उस पर फिर से अटैक हो जाता है जिससे डीमन किंग बहुत ही मुश्किलों से बच जाता है और पूरा पानी को फ्रीज होता देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि डबल एस रैंक का वॉरियर मैंने कब एक ह्यूमन एक्सपर्ट को ऑफेंड कर दिया है। तभी उन बर्फ के टीलों से फिर से उस पर अटैक हो जाता है जिससे डीमन किंग उसी के अंदर में जम जाता है और वहाँ पर गाओ हुई बाहर निकल जाता है जो कि डबल एस क्लास को उस फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके कुछ टाइम के लिए अपना ताकत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया होता है जिससे उसका लाइफ स्पैन कम होते जा रहा होता है। तभी डीमन किंग उस बर्फ को तोड़कर उसमें से बाहर निकलता है जहाँ पर उसका गाल में छोटा सा कट लग गया होता है जिसमें से खून भी निकल रहा होता है। वो देखकर डीमन किंग कहता है कितना अमेजिंग है, तुम ही वो पहले इंसान हो जिसने कि मुझे चोट पहुंचाया है। और उसका यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ 2-3 दिन के बाद इस एपिसोड के साथ में, इसके अगले एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।